दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने आज आपको अपनी दोपहर वाली वीडियो में बताया था कि हिसार में जो सुशीला एक वो टीचर हुआ करती उनका जो मर्डर का केस था, अपहरणकार मर्डर का, वो जो भजनलाल जी के टाइम में हुआ था और किस तरह भजनलाल जी के टाइम में उसकी सीबीआई जांच भी हुई, लेकिन न तो उसकी डेड बॉडी मिली। और जब डेड बॉडी नहीं मिली तो सीबीआई उस मामले को कैसे एलिगेशन लगाती, कैसे क्या करती। लेकिन खैर ये मामला तो बहुत चर्चित रहा था दोस्तों, क्योंकि उस टाइम ये सारी घटनाएं जो है इस तरह की मेरे सामने, और मैं इनका खुद का वो हूँ, चश्मदीद हूँ एक तरह से, कहने का मतलब ये है। खैर दोस्तों, लेकिन उससे सुशीला कांड का और ऐसा प्रभाव रहा कि उनकी जो राजनीति थी वो फिर ज़्यादा नहीं चली और धीरे धीरे जो भजन लाल जी का पतन होता चला गया। लेकिन दोस्तों ये एक अलग बात है कि उनको कैसी मौत मिली, क्या मौत मिली, लेकिन जो भजन लाल जी में कुछ खासियत हुआ करती, और इतनी खासियत हुआ करती कि मैं समझता हूँ कि वो शायद परमात्मा की देन थी। वो योग्यता हर एक आदमी में नहीं हो सकती जो चौधरी भजनलाल जी में हुआ करती। चौधरी भजनलाल जी में एक ऐसी योग्यता थी दोस्तों, वो किसी भी आदमी को अपने पक्ष में कर लिया करते। और चाहे आदमी, चाहे वो साधारण आदमी हो या नेता हो, अधिकारी हो, बिजनेसमैन हो या और कोई बड़ा वो है हो, लेकिन वो किसी भी आदमी को जब उन्हें ये लगा करता है कि इस आदमी का समर्थन लेना है, तो चाहे उसको वो खरीदना पड़े, चाहे और कुछ वो करना पड़े। तो कहने का मतलब ये है कि वो खरीदने की इतनी ताकत रखते थे आके वो हर आदमी को अपने पक्ष में मिला लिया करते। और यही वो खूबी थी। अब जब उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी, वो राजस्थानी चुनरी बेचने से शुरुआत की थी, और फिर उसके बाद उन्होंने घी बेचने का या इस तरह का और भी कई काम किए थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल ज़मीन से उठ के न वो आदमी पूरे देश में चर्चित हुए। इंदिरा गांधी जी के भी वो करीबी रहे, इंदिरा गांधी जी ने भी उनको कई ड्यूटी सौंपी। तो एक ऐसा आदमी जो इतने नीचे से उठे और देश की प्रधानमंत्री का प्रिय आदमी हो जाए, तो उस आदमी में कुछ ना कुछ तो खासियत होती ही होती है दोस्तों। खैर दोस्तों, इस तरह भजनलाल जी के बारे में मैंने बताया था कि कल सवेरे वाली वीडियो में बताया था कि चौधरी भजनलाल जी के बारे में मैं कुछ डिस्कस करूंगा, उनकी जो खासियत है उनके बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो कई ऐसे तो मेरे सामने घटना घटित हुई कि मैं भी हैरान रह जाया करता। और उनके बारे में ये चर्चित था कि वो रिश्वत के या आयाराम गयाराम की राजनीति के जनक थे, वो चौधरी भजनलाल जी थे। और चौधरी भजनलाल जी ने ही सबसे पहले ये एहसास करवाया कि रिश्वत की ताकत कितनी होती है, किसी आदमी को रिश्वत दी जाए तो उसका प्रभाव कितना बड़ा होता है। और वो सिर्फ इस रिश्वत के बेस पे ही नहीं, वो आदमियों के काम भी कर दिया करते, अपने पत्रकारों को, सॉरी, अपने वर्करों को भी खुश रखा करते। कई मेरे सामने उदाहरण है। एक बार चर्चा ये मैंने सुने हैं दोस्तों कि एक बार जब उनका वो था, वो मुख्यमंत्री हुआ करते, तो उन्होंने किसी अपने हल्के, आदमपुर हल्के के किसी को कंडक्टर लगा दिया। और वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, गांव का बिल्कुल देसी आदमी था, या तो बिल्कुल अनपढ़ होगा या नाम मात्र का पढ़ा लिखा होगा। कंडक्टर लगा दिया रोडवेज में, हरियाणा रोडवेज में। तो उसको टिकट काटनी नहीं आया करती। तो उसके डिपार्टमेंट वालों ने भजनलाल जी को ये कहा कि ये टिकटें फाड़ देता है, टिकटें खराब कर देता है, इसको टिकट काटनी नहीं आती, या कहाँ लगा दिया आपने। तो भजनलाल जी ने एक सेकंड में कहा, अच्छा टिकट पढ़नी आती है, काटनी नहीं आती? बोले नहीं। ठीक है, तो इसको टिकट पढ़ने में ही लगा दो, तो इसको चेकर लगा दो। यानी कंडक्टर की एक छोटी पोस्ट होती है और जो टिकट चेकर होता है उसकी बड़ी पोस्ट होती है, तो उन्होंने उसकी प्रमोशन कर दी। कहने का मतलब ये है। एक घटना और दोस्तों, उसके बारे में मैंने सुना था, बहुत टाइम जब उनका राज था उस टाइम सुना था कि एक बार एक पटवारी था, वो रिश्वत लिया करता। तो लोगों ने सोचा, उस गांव के लोगों ने सोचे कि भजनलाल जी से इसकी शिकायत करते हैं। तो गांव वाले इकट्ठे होकर ना चंडीगढ़ चले गए जो भजनलाल जी के पास। तो भजनलाल जी ने पूछा कैसे आए? बोले जो हमारे गांव का पटवारी है, वो काम नहीं करता, फ्री में और पैसे लेता है, इतने पैसे मांगता है। बोला कितने पैसे मांगता है? तो उन्होंने बताया होगा कि 500 700 जो भी। फिर वो बोले कि अच्छा तुम गाँव से यहाँ तक आए हो, तुम्हारा कितना खर्चा हुआ है? तो उन्होंने बताया 1000 2000 का, या जो भी बताया। तो उन्होंने कहा भले आदमी, 1000 रुपये का तुम्हारा खर्चा है, 500 रुपये उसी पटवारी को दे देते, तुम्हारा काम भी हो जाता, शिकायत भी नहीं होती और खर्चा भी आधा होता। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि उन्होंने रिश्वतखोरी को सरेआम बढ़ाया, खूब बढ़ाया। और ये आम आदमी की जबान पर हुआ करती उस टाइम पर, ये नहीं कोई दबी छुपी बात हुआ करती। और ऐसा भी नहीं कि चौधरी भजनलाल जी छुप छुप के ये कार्य करते, सरेआम किया करते। एक घटना मैं और बताता हूँ। तो 1979 में दोस्तों जनता पार्टी की टिकट से चौधरी देवीलाल जी ने चुनाव लड़ा था, और जनता पार्टी की 75 सीट आई थी, यानी जनता पार्टी के विधायक थे 75। और चौधरी देवीलाल जी बन गए मुख्यमंत्री। और उसी चौधरी देवीलाल जी के मंत्रिमंडल में चौधरी भजनलाल जी थे, वो थे डेयरी मंत्री।
तो डेयरी मंत्री रहते हुए भी उन्होंने देसी घी के पीपे है ना वो बहुत आदमियों के पास भिजवाए, क्योंकि देसी घी एक रिश्वत के तौर में देना बहुत अच्छा माना जाता है, और जब तक आदमी उस घी का यूज करता है तब तक उस आदमी को याद रखता है। तो इस तरह उन्होंने इतने रिलेशन बनाए कि उनके मन में ये आ गया कि वो अकेले थे उस टाइम पे, और चौधरी देवीलाल के पास थे 75 विधायक, तो उन्होंने सोचा सीएम बनना चाहिए। तो उन्होंने बात करनी शुरू कर दी विधायकों से कि भाई मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तुम मेरा साथ दे देना और हम अपनी अलग से सरकार बना लेते हैं। तो दोस्तों ये बात चौधरी देवीलाल जी को पता चल गई, और चौधरी देवीलाल जी ने 42 विधायकों से बात की थी भजन लाल जी ने, तो उन 42 के 42 विधायकों को तेजाखेड़ा फार्म हाउस में बंद कर दिया बंदूक के बल पर, ताकत के दम पे। और तेजाखेड़ा फार्म है दोस्तों वो एक तरह से किला है, उसमें आदमी की तो अंदर घुसने की बहुत दूर की बात है, अगर हवा को भी घुसना होता है ना तो वो भी पहले चौटाला परिवार से इजाजत लेती है, इतना जबरदस्त किले बन दिए उस फार्म की। खैर, तो दोस्तों भजनलाल जी ने सोचा कि 42 विधायकों हैं जिनसे बातचीत चल रही थी, इन्होंने तो बंद कर दिया देवीलाल जी ने तेजाखेड़ा फार्म में, तो कैसे वो हो, तो उन्होंने एक तिकड़म बिठाई, उनके बच्चों को भेजना शुरू कर दिया, किसी की पत्नी को, किसी के बच्चों को, और उनके बच्चों को ऑफर दे दी कि अगर मेरा समर्थन करते हैं तुम्हारे पिताजी या तुम्हारे पति, तो मैं इतने लाख दे दूंगा, इतने वहाँ पर प्लाट दे दूंगा, वहाँ पर मकान दे दूंगा, वहाँ पर ये दे दूंगा, यानी बहुत बड़े बड़े ऑफर दे दिए। तो वो इतने बड़े ऑफर हुआ करते कि कोई भी आदमी मना नहीं कर पाएगा था, और उससे पहले ये लेन देन के लिए इस तरह की चला भी नहीं करती। तो उसी टाइम एक गयाराम जी भी हुआ करते, विधायक हुआ करते, तो उन्होंने उनको 20 लाख रुपए और पंचकुला के अंदर एक फ्लैट की ऑफर कर दी। तो वो उनको ऐसा चस्का लगा कि फिर उन्होंने कई बार पार्टी बदली। वो आयाराम गयाराम की क्या वो थी, मैं वो फिर किसी वीडियो में बताऊंगा कि उन्होंने एक एक दिन में कितनी कितनी पार्टियां बदली और कैसे उनका नाम आयाराम हुआ फिर गयाराम हुआ, ये अलग वीडियो में बताऊंगा। लेकिन खैर दोस्तों, जब उन 42 विधायकों तक ऑफर पहुंचे तो वो सारे सोचने लग गए कि इतनी बड़ी ऑफर तो ले लेनी चाहिए, और देवीलाल जी को भी इस चीज़ का एहसास हो गया। तो देवीलाल जी ने उनको बाहर जाने ही नहीं दिया और उनके बच्चों तक को बैन लगा दिया कि यहाँ कोई नहीं आएगा। लेकिन उसमें से एक एक विधायक ये कह के निकलने लग गया कि मेरी बेटी की मैरिज है, मेरे पिताजी की तबीयत खराब, मेरा वो, और वो जो 42 विधायक थे वो किसी न किसी तरीके से खिसक लिए। और 1979 में, शायद 25 जून का टाइम था, 1979 में चौधरी देवीलाल जी कि 75 विधायकों में से 42 विधायक उन्होंने अपने पाले में कर लिए, और 15 विधायक या कुछ और विधायक यानी 52 विधायक वो कर लिए, और मुख्य वो गवर्नर को अपना कर दिया, और सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव करके और खुद मुख्यमंत्री बन गए। यानी जो अकेला आदमी था उसने 42 विधायकों का समर्थन ले लिया, 42 विधायकों को एक तरह से खरीद लिया और खुद मुख्यमंत्री बन गए। ये एक ऐसी घटना थी, आगे पूरे देश में हंगामा हो गया इस चीज में का। और फिर अगली घटना ये थी कि 1980 में उन्होंने अपने पूरे के पूरे 42 के 42 विधायकों के साथ जनता पार्टी को ही तोड़ दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। तो इससे इंदिरा गांधी जी थी वो बहुत खुश हुई और उनको मतलब विशेष रूप से आशीर्वाद दिया, और भी इस तरह के जो भी काम करने लगे उनकी ड्यूटी वो उन्हीं को दे दिया करती। खैर, लेकिन फिर बात आई दोस्तों 1982 की। 1982 में चुनाव हुए। उस चुनाव में चौधरी देवीलाल जी को मिले 37 विधायक, उनकी पार्टी के 37 विधायक जीते, और भजनलाल जी के उससे जीते 36 विधायक। तो इस हिसाब से चौधरी देवीलाल जी का हक बनता था सरकार बनाने का, और गवर्नर हुआ करते जीडी तपासे जी। तो जीडी तपासे जी ने देवीलाल जी को सरकार बनाने के लिए इनवाइट कर दिया, लेकिन इनवाइट तो कर दिया, उससे पहले 36 विधायक थे भजनलाल जी के पास है, और उन्होंने 16 विधायक को, आजाद उम्मीदवार थे जो सॉरी आजाद विधायक थे, उनको खरीद लिया, यानी उनका समर्थन हासिल कर लिया, और 52 विधायकों का विश्वास वो करके और जीडी तपासे को अपना वो लेटर दे के न और खुद मुख्यमंत्री बन गए, और चौधरी देवीलाल जी फिर रह गए। उस दिन चौधरी देवलाल जी के बारे में ये था कि उन्होंने आपा खो दिया था और इतना गुस्सा हुए थे कि वो जीडी तपासे जी की वहाँ पिटाई भी कर सकते थे, लेकिन तब तक भजनलाल जी थे वो मुख्यमंत्री के उसके लिए नेता चुने गए थे, और भजनलाल जी ने को पीएचडी भी करने लग गए थे और उस मामले को शांत भी करवा दिया था और खुद बन गए थे मुख्यमंत्री। तो ऐसी ऐसी घटनाएं थी दोस्तों। उसके बाद 1991 में फिर चौधरी भजनलाल जी सीएम बने, लेकिन उसके बाद दोस्तों मैंने कहा था कि वो सुशीला कुमारी जी का था, या और एक रेणुका, या इस तरह के उन्होंने सिखों के साथ भी काफी अन्याय किया था, तो वो उनके इतने खिलाफ हो गए कि उनका राजनीतिक रूप से पतन शुरू हो गया। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है 2005 में, जब 2005 में चुनाव लड़ा था कांग्रेस ने चौधरी भजनलाल जी के नेतृत्व में,
तो भजन लाल जी को पूरा ये था कि जब मेरे ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है तो मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। तो उन्होंने अपने लड़के कुलदीप बिश्नोई को भेज दिया बात करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, कैसे क्या करें, कब सीएम पद की शपथ लें। लेकिन उस टाइम सोनिया गांधी जी ने कुलदीप बिश्नोई जी को पता नहीं कैसे क्या करके अपनी तरफ कर लिया और वो मान गए भूपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने के लिए, और भूपेंद्र हुड्डा जी बन गए सीएम। लेकिन इस चीज़ का सदमा लगा चौधरी भजनलाल को बहुत ज़्यादा, और इतना दुख हुआ कि वो काफ़ी दिनों तक बेड पर रहे। लेकिन फिर उन्होंने अपनी अलग से पार्टी बनाई, हरियाणा जनहित कांग्रेस भजनलाल के नाम से, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं हो पाई। और जो कुलदीप बिश्नोई जी थे उनके अंदर वो काबिलियत नहीं थी जो चौधरी भजनलाल जी के अंदर हुआ करती, और वो उनकी विरासत को संभाल भी नहीं पाए। तो उसके बाद जो भजनलाल जी का या उनके परिवार का या पारिवारिक विरासत कह लीजिए या राजनीति कह लीजिए, वो लगभग खत्म ही हो चुकी है। और आज जो कुलदीप बिश्नोई जी हैं वो भले ही आज वो बीजेपी में हो, लेकिन वो अपना वहाँ से भी घुटन महसूस कर रहे हैं, और वो कांग्रेस में आए या क्या करें या राजनीति छोड़ें या क्या करें। तो कहने का मतलब यह है कि चौधरी भजनलाल जी की जो काबिलियत थी, जो उनकी विरासत थी, वो उनका परिवार नहीं संभाल पाया। और दोस्तों चौधरी भजनलाल जी का शायद 2011 में, हाँ 2011 में चौधरी भजनलाल जी का निधन हो गया। तो ये थे चौधरी भजनलाल जी। इतने काबिल आदमी हुआ करते, इतने इंटेलिजेंट हुआ करते कि देश की राजनीति में उनको राजनीति का पीएचडी कहा जाया करता। और वो पीएचडी आदमी अपने जीवन के लास्ट दिनों में वो अपनी ही राजनीति में फेल हो गया, पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ। तो मैं तो इसको यही मानता हूँ कि जो सुशीला देवी मर्डर केस था, शायद उसी में लोगों की उनको बददुआ लगी और वो फेल हो गए। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हाँ, मैंने ये कहा था कि तो भजनलाल जी के शासन में कई केस हुए थे, तो सुशीला मर्डर केस तो आज मैंने बता दिया था। एक रेणु का गैंग रेप और था, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और जो उनके राज में उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी को खुश करने के लिए सिखों का अपमान करना शुरू कर दिया था, वो कैसे अपमान शुरू किया उन्होंने और क्या किया वो भी मैं आपको बताऊंगा। और चौधरी देवीलाल जी से जब उन्होंने सत्ता छीनी तो जाट समुदाय उनसे बहुत नाराज हुआ, और उन्होंने हम जाटों को खुश करने की कोशिश भी की, लेकिन जाट समुदाय ने कभी भी उसके बाद उनको समर्थन नहीं दिया। और शायद ये कारण भी था कि हरियाणा के अंदर जाटों का वर्चस्व था और उनको उन्होंने नाराज कर दिया, तो उनका राजनीतिक पतन भी शुरू हो गया। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण या मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो ठीक था तो आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।